आप सुन रहे हैं अमृता प्रीतम का उपन्यास 13वां सूरज की ऑडियो बुक का अंतिम भाग। मीता ये कह ही रही थी कि जब नानी माँ चाय कमरे में लेकर आ गईं। उन्होंने भी ये बात सुनी। वो छोटी सी मेज पर चाय रखते हुए चाय से भी ज़्यादा खौल गईं। देखो इसकी बात, नई नवेली कच्ची कोपल सी ब्याही थी उसने गोड़े से, बुढ़े खूसट से। मन तो इसका मारा गया, उसका क्या गया। 4 दिन बुखार चढ़ा तो मक्खी की तरह छटक कर घर से बाहर कर दिया। दवाओं के दाम भरता है तो बड़ा एहसान करता है। नानी माँ ने जो कहा संजय ने वो पहले सुन रखा था, लेकिन जब उसी बात को जैसे मीता ने कहा था संजय से सहन ना हो सका। उसने कहा, मीता ये बात तुमने कल सवेरे भी बताई थी। कल सवेरे? जब बताया था कि किसी ने फूलों को चूहे की तरह पकड़ने के लिए पिंजरा रखा हुआ है। मीता ने इस पहचान की असह्य पीड़ा से आंखें बंद कर लीं। धीरे से उसके मुंह से निकला, आप समझ गए थे? आज संजय के मुंह पर मीता के लिए तुम किस समय आ गया, संजय को भी पता न चला, मीता को भी नहीं। जहे किस्मत, आज तो दरवाज़ा भी नहीं खटखटाना पड़ा। दरवाजे की ओर से यह आवाज़ आई तो संजय ने मेनका की ओर देखा। वो दीवान पर लेटकर किताब पढ़ रहा था। किताब को परे रखकर दीवान से उठा, मुंह से निकला, ओह मिसेस चौधरी। मेनका को लगा जैसे उसे अंदर आकर बैठने के लिए नहीं बल्कि उठने के लिए कहा गया हो, लेकिन उसने संजय की आवाज़ को कानों में डालकर भी कानों से बाहर निकाल दिया और दीवान पर बैठते हुए कहने लगी, सरकार, गैर हाजिरी की माफ़ी मांगने आई हूँ। संजय ने कहना चाहा, गैर हाजिरी की या हाजिरी की, लेकिन कहा नहीं। मेनका ही बोली, चौधरी साहब की माँ का ऑपरेशन होना था, इसलिए मजबूरन इतने महीने वहाँ जाकर रहना पड़ा, लेकिन अब गैर हाजिरी का बहुत बड़ा जुर्माना अदा करूँगी। बहुत बढ़िया तरकीब सोची है, बताऊँ? बताओ। मैं एक अखबार शुरू करना चाहती हूँ। अखबार? रोज़ाना अखबार नहीं, साप्ताहिक, द्वैमासिक या त्रैमासिक। मिस्टर चौधरी मान गए हैं, वही पैसा लगाएंगे और जनाब उसके संपादक होंगे। मैं? क्यों? जनाब को काम नहीं चाहिए? सो ये जुर्माना है, लेकिन जुर्माना मुझे तो नहीं भरना था। नहीं साहब, जुर्माना मैं दे रही हूँ। मेनका हंस पड़ी, लेकिन फिर गंभीर होकर बोली, देखो संजय, मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे घर आकर मुझसे मिलना अच्छा नहीं लगता। वहाँ मैं तुम्हें हर समय मिसेस चौधरी लगती हूँ और यहाँ इतना अनकंफर्टेबल है। ये अखबार वाला जॉब होगा तो हम किसी होटल में भी जा सकते हैं, 2-2, 4-4 दिन शहर के बाहर भी। प्लीज़ मिसेस चौधरी। संजय को भी पता नहीं था कि उसकी आवाज़ कभी ऐसे तमक सकती है। मेनका हैरान होकर उसकी ओर देखने लगी। संजय के मुंह से गहरी सांस निकली। मेरा ख्याल था मैंने ज़िंदगी में कोई गुनाह नहीं किया, लेकिन लगता है मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह किया है। मेनका दीवान से उठकर संजय के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने पूछा, कौन सा गुनाह संजय? संजय ने उत्तर नहीं दिया। मेनका हंस पड़ी। एक ओरिजिनल सिन होता है जिसे सब करते हैं। संजय ने जलती हुई आंखों से मेनका की ओर देखा, शायद अपनी ओर भी। फिर कहा, सिन ऑफ इग्नोरेंस। और संजय ने कमरे की चाबी हाथ में लेते हुए कहा, मुझे काम है, मुझे बाहर जाना है। इसका मतलब है मैं जाऊं? संजय वैसे ही जिन कपड़ों में था बाहर दरवाजे की ओर बढ़ा तो मेनका ने कमरे से बाहर आते हुए सिर्फ एक बार कहा, यू रास्कल, और फिर सीढ़ियाँ उतर गई। संजय कई प्रेसों में प्रूफ देखने का काम करता था। अब मार्च वाला प्रूफों की भीड़ वाला समय बीत गया था। फिर भी मई जून में छपने वाली स्कूली किताबों की प्रूफ रीडिंग का काम उसकी रोटी के सहारे के लिए बना हुआ था। लेकिन संजय को लगा, जो लगा वो उसने अपने होठों से अपने कानों को भी नहीं कहना चाहा। वो साइकिल लेकर करीम वाले प्रेस की ओर चल दिया। ये प्रेस औरों से बड़ा था। इसमें सिलेंडर मशीन थी, जिसके कारण इसे बड़े दफ्तरों का काम भी मिल जाता था, साथ ही वो काम भी जो बहुत सी एम्बेसियां अनुवाद करवाने की जिम्मेदारी के साथ इस प्रेस को छापने के लिए देती थीं। प्रूफों का काम तो आजकल नहीं होगा? संजय ने प्रेस के मालिक से जाकर पूछा। वही थोड़ा बहुत जो हम आपको देते हैं। अनुवाद का? वो आप करते नहीं। करूँगा, लेकिन आप जानते हैं? जानता हूँ, वो आप उन्हें देते हैं जो अप्रूव्ड लिस्ट पर होते हैं, लेकिन वो खुद तो अनुवाद करते नहीं।
सभी औरों से करवाते हैं जी, थोड़े से पैसे देकर। मैंने वही औरों से करवाने वाली बात कही है, लेकिन उसके पैसे मुश्किल से 1 रुपया पन्ना। ठीक है, और किताबों पर भी आपका नाम नहीं होगा। इमारत पर कभी किसी मजदूर का नाम नहीं होता। संजय हंस सा दिया। प्रेस के मालिक ने अंग्रेजी की एक किताब संजय को देते हुए कहा, ये काम तो मैंने पहले भी आपसे कहा था। संजय ने उत्तर में केवल किताब के पन्ने देखे। 325 थे और मन में हिसाब लगाया, रोज 8 या 10 पन्ने किए जा सकते हैं। जरा लिखाई साफ हो, पर कोई बात नहीं, प्रूफ भी आप खुद ही देखेंगे। प्रेस के मालिक ने सरसरी सी आवाज़ में संजय से कहा और फिर मशीन मैन को बुलाने के लिए चपरासी को भेजा। संजय ने बरामदे में गुजरते हुए करीम वाले हिस्से की ओर नज़र डाली। वो चपरासी के साथ इधर ही आ रहा था। सलाम मियाँ के जवाब में करीम ने संजय के हाथ में किताब देखी और धीरे से उत्तर दिया, संजय साहब, खुदा से आंखों का बीमा करवा चुके हैं या अभी करवाना है? संजय मुस्कुरा दिया, बोला, करीम मियाँ, किसी दिन बीमे के उस एजेंट को लेकर आना, बीमा करवा लूँगा। संजय को आज फिर वही अनुभव हुआ जो आज से 3 वर्ष पहले तब हुआ था जब पैसों की सख्त आवश्यकता पड़ने पर उसने कुछ दिन सरकारी भाषणों का अनुवाद किया था। तब भी थोड़े से पन्ने लिखने पर रोज़ उसकी उंगलियों में पीड़ा होने लगती थी। आज भी वैसा ही हुआ। बस कोई 10 पन्ने ही लिखे थे कि दाहिने हाथ की उंगलियां ऐसे अकड़ गईं कि हाथ से कलम छूटने लगी। संजय को अपना उपन्यास या कहानी लिखते समय ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ था। उसने तो एक एक दिन में 20-20 पन्ने लिख लिए थे। कभी भी उंगलियां और कलम का साथ छूटता हुआ नहीं लगा था। उसने एक बार अपने शौक़ के लिए विश्व की कुछ श्रेष्ठ कहानियां चुनकर उनका भी अनुवाद किया था, लेकिन तब भी उसकी उंगलियों को कुछ नहीं हुआ था। आज फिर उंगलियों में पीड़ा हुई तो आधी रात के समय मन में चढ़ती धूप जैसा विचार आया, क्या केवल सरकारी भाषणों का अनुवाद करते समय ही पीड़ा होती है? आज की किताब अपने देश के सरकारी भाषणों की नहीं थी, किसी और देश के सरकारी भाषणों की थी, लेकिन लगा देश चाहे कोई भी हो, हर सरकार के भाषणों का आपस में कोई गहरा संबंध है। हर भाषण जैसे अक्षरों का व्यापार हो, मनुष्य के मन को बेचता भी और खरीदता भी। नहीं, संजय को लगा मन को नहीं, केवल तन को, और तन के द्वारा मनुष्य के वर्तमान को भी और भविष्य को भी बेचता और खरीदता हुआ। सो आज की किताब अक्षरों का व्यापार एक ओर रखकर संजय एक कागज़ पर अपनी नई कहानी के कुछ नुक्ते नोट करने लगा, जो कितने ही दिनों से एक बादल की तरह उसके मन में घिर रही थी। ना जाने किस समय कागज़ हाथ से छूट गया और मेज के नीचे गिर गया। उसने झुककर कागज़ को उठाया, लेकिन देखा कागज़ खाली है। उसने फिर मेज के नीचे देखा कि शायद ये वो कागज़ ना हो जिस पर वो कहानी के नोट्स ले रहा था, लेकिन मेज के नीचे और कोई कागज़ नहीं मिला। उसने फिर हाथ में लिए हुए कागज़ की ओर देखा कि उस पर जो कुछ लिखा था वो कहाँ गया। कुछ पता नहीं चल रहा था, इसलिए उसने मेज का बिजली का लैंप हाथ में उठाकर फिर मेज के नीचे देखा। एक कंपन सा शरीर से गुजर गया। नीचे उसकी आंखों के सामने सारे अक्षर फर्श पर बिखरे हुए थे। ऐसे लगा कि वो उंगलियों से एक एक अक्षर उठा सकता है। मेज के नीचे हाथ लंबा करके वो अक्षरों को उठाने लगा, छोटे गोल और काले बीजों जैसे अक्षर। हथेली को लैंप की रोशनी के आगे करके देखा, सारे अक्षर एक से थे, छोटे छोटे दानों के समान। बाईं हथेली पर रखे हुए अक्षरों को उसने दाएं हाथ की उंगलियों से फिर टोह टोह कर देखा, लेकिन साथ ही लगा बायां हाथ जिसकी हथेली पर वो अक्षर पड़े थे बहुत पोला और गीला हो गया है। उसने दाएं हाथ की एक पोर से बाईं हथेली को दबाकर देखा। हाथ सचमुच मिट्टी की भांति पोला और गीला था, इतना कि उस पर पड़े हुए कितने ही अक्षर हथेली के भीतर खुब गए। उसने चौंक कर बाएं हाथ के अंगूठे से अपने दाएं हाथ की हथेली को टोहा तो अंगूठे को लगा कि दाएं हाथ की हथेली भी गीली और पोली है। उसने हैरान होकर बाएं हाथ की हथेली पर जो बचे हुए अक्षर थे वे दाएं हाथ की हथेली पर पलट दिए, और जब बाएं अंगूठे से दबाकर देखा तो सारे अक्षर उसकी दाएं हथेली में खुब गए। सांसों को गीली तर मिट्टी की सुगंध आई तो उसने दोनों हाथ सूंघ कर देखे। लगा दोनों हाथ मिट्टी के बने हुए हैं। अब हाथों पर कोई अक्षर दिखाई नहीं देता, दोनों हथेलियां खाली थीं। छाती में से भय उठकर उसके माथे की ओर गया। अब हाथों के बिना मैं कैसे लिखूंगा?
संजय के सारे शरीर में एक जीवित शरीर वाली हरकत थी। वो सोच रहा था, आंखों से देख रहा था। घबरा कर दीवान पर भी बैठा, फिर दीवान पर से उठा भी। टांगें, पाँव, बाहें, सिर सब कुछ उसी तरह था, लेकिन हाथ? लगा अगर वो हाथ हिलाएगा तो दोनों हाथ उसके शरीर से मिट्टी की तरह झड़ जाएंगे। वो कितनी ही देर तक उसी तरह सहमा हुआ सा खड़ा रहा, पर फिर उसने एक बांह को झटका, ये देखने के लिए कि बांह से लगा हुआ हाथ गिर पड़ेगा या नहीं। लेकिन हाथ उसी तरह बांह से लगा रहा। उसने दूसरी बांह को भी झटक कर देखा, उस बांह का हाथ भी उसी तरह कलाई से जुड़ा रहा। वो फिर हैरान होकर हाथों की ओर देखने लगा, लेकिन इस बार उसकी आंखें देखती रह गईं। हाथों में छोटे छोटे फूल उग रहे थे। विश्वास नहीं हुआ। आंखें झपक कर उसने फिर देखा, हाथों पर सचमुच बड़े कोमल और लाल रंग के फूल उगे हुए हैं। पूरी हथेलियां फूलों से भरी हुई थीं। उसने फिर हाथों को सूंघ कर देखा। उसके हाथों से सिर्फ मिट्टी की नहीं, फूलों की भी महक आ रही थी। ये महक संजय के सारे माथे में फैल गई। आंखें एक सुरूर में बंद हो गईं और नशे जैसी उस सुगंध में संजय के सारे अंग सचेत हो गए। समय का ध्यान संजय को नहीं पर सूरज को आया, इसलिए चढ़ते सवेरे की रोशनी जब संजय की खिड़की में से अंदर आकर सारे कमरे में फैल गई तो संजय चौंक कर जाग उठा। देखा, वो दीवान पर औंधे मुंह लेटा हुआ है। उठकर देखा, सामने कमरे की वही दीवारें थीं। एक दीवार के कोने में वही उसकी लिखने वाली मेज है और मेज पर अभी तक रात वाला लैंप जल रहा है। उसने जल्दी से अपने हाथों की ओर देखा, पर वो भी सारे जिस्म के अंगों की तरह मांस के हाथ हैं, मिट्टी के नहीं। उसने मेज पर पड़े हुए रात वाले उस कागज़ की ओर देखा जिस पर वो अपनी कहानी के नोट्स लिखता रहा था। कागज़ भी उसी तरह अक्षरों से भरा हुआ दिखाई दिया। संजय कितनी ही देर तक उस कमरे में चकित खड़ा रहा, फिर खड़ा नहीं रहा गया। वो उसी तरह कमरे को खुला छोड़कर जल्दी से ऊपर जाने वाली सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। तभी मीता का कमरा खाली सा दिखाई दिया। ख्याल आया शायद नानी माँ बाजार चली गई होंगी और मीता नीचे बागीचे में। वो तेज़ी से मुड़ने ही वाला था जब कमरे की परली खिड़की की ओर से मीता की आवाज़ आई। आइए मीता। संजय कमरे के अंदर चला गया, लेकिन उसका आश्चर्य शायद उसके चेहरे पर ऐसे लिखा हुआ था। मीता ने पास आते ही घबरा कर उसकी ओर देखा। मीता, तुम्हें कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। संजय ने एक अजीब उत्साह से मीता की ओर देखा। वो मुस्कुरा सी दी, बोली, लेखकों के लिए कहानियाँ तो शायद आसमान से उतरती हैं, आकाशवाणियाँ भी होती हैं। संजय हंसता हुआ सा दीवान पर बैठ गया। कहा, आज ज़िंदगी में पहली बार सचमुच आकाशवाणी हुई है। क्या? तुम जिस दिन बागीचे में बेहोश हुई थी, मैंने तुम्हें बताया नहीं कि उस दिन तुम्हें वहाँ केले के झुंड के पास पड़े हुए देखकर मुझे पहला ख्याल क्या आया था? क्या? सिर्फ ये कि जैसे केले के पेड़ का एक बड़ा सा तना फूल समेत नीचे घास पर गिरा हुआ हो। सच? सच। तुम्हारे कपड़े केले के बड़े बड़े पत्तों की तरह दिखाई देते थे और तुम्हारा चेहरा केले के पीले फूलों की तरह। संजय उत्साह में था, लेकिन मीता की आंखों में पानी सा आ गया। समझी? हाँ, सचमुच तने की तरह टूट चुकी हूँ। लेकिन नहीं संजय, पेड़ से टूटा हुआ तना वापस धरती में नहीं लगता। लगता है। मीता इधर दीवान के पास आकर एक बांह दीवान पर रखकर फर्श पर बैठ गई। रात को मुझे एक अजीब सपना दिखाई दिया। समझ में नहीं आ रहा था कि सपना क्या है, लेकिन मैंने फ्राइड की तरह खुद ही सपने को एनालाइज कर लिया। कैसे? रात को मैं एक बड़ा थका देने वाला काम करता रहा, फिर उससे जी उब गया तो अपनी कहानी के नोट्स लेता रहा। ना जाने किस समय मेरी आंख लग गई। सपने में देखा कागज़ पर से निकल कर सारे अक्षर मेरे हाथों में आ गए। मेरे दोनों हाथ मिट्टी के हो गए और वो सारे अक्षर बीजों की तरह हाथों में बीजे गए। सुन रही हो? शायद मीता की आवाज़ भर आई थी। वो बोली नहीं, उसने सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया। और फिर मेरे देखते देखते वो सारे बीज उगाए और मेरे दोनों हाथ बहुत सुंदर फूलों से भर गए। मीता ने हाथ आगे करके संजय का हाथ छुआ, फिर सीधा करके उसकी हथेली की ओर देखने लगी। मीता जिस दिन बेहोश हुई थी, उस दिन संजय ने उसे अपने हाथ का सहारा देना चाहा था, लेकिन मीता ने लिया नहीं था। आज ये पहली बार थी जब मीता ने उसका हाथ अपने हाथों से छुआ था।
संजय के सारे शरीर में एक झुरझुरी सी आ गई। लगा ये उसी तरह का कंपन है जैसा रात को फूलों से भरे हुए हाथों को सूंघ कर आया था। संजय ने दूसरा हाथ भी आगे कर दिया। कहा, फूल दोनों हथेलियों पर उगे थे। मीता ने भर आई सी आंखों से संजय की ओर देखा तो संजय ने मीता का हाथ दोनों हथेलियों पर रखते हुए कहा, देखो सपना सच हो गया है। कैसे? मेरी दोनों हथेलियों पर तुम्हारा हाथ एक सफ़ेद फूल की तरह उगा हुआ है। मीता से शायद आंखों का पानी झेला न गया। उसने अपना सिर दीवान की पट्टी पर टिका दिया। ये हथेलियों पर फूलों का उगना केले के टूटे हुए तने के वापस लग जाने का चिन्ह है। मीता हंस पड़ी। यही फ्रायड का एनालिसिस है? संजय भी मुस्कुरा दिया। सचमुच आज फ्रायड जीवित होता तो वो भी यही कहता। मीता का सांस खिंच सा गया। बोली, अब मैं फ्रायड बनकर दिखाऊं? किस तरह? मैं इस सपने का एनालिसिस करूं? इसका सिर्फ यही एनालिसिस है जो मैंने किया है। मीता मुस्कुरा पड़ी। तो फ्रायड को ये मंजूर नहीं है कि दुनिया में कोई दूसरा फ्रायड भी हो सकता है? नहीं, मैंने ये भी नहीं कहा। फिर मेरा एनालिसिस भी सुन लो। अच्छा कहो। इस सपने का मतलब है कि हमारी ज़बान के अक्षर इन हथेलियों में से कहानियाँ और उपन्यास बनकर उगेंगे। नहीं। संजय ने मीता के हाथ के नीचे से हथेली खींच ली। कहा, मुझे ये एनालिसिस नहीं चाहिए। मीता ने हाथ आगे करके फिर संजय के हाथ को छुआ। कहा, बड़े फूल खिलेंगे, सारी दुनिया देखेगी, लेकिन मैं नहीं होंगी। मुझे अभी देख लेने दीजिए। संजय ने मीता का हाथ ऊपर उठाकर होंठों से लगा लिया। मुंह से निकला नहीं, और कोई फूल नहीं चाहिए, सिर्फ इस हाथ का फूल, तुम्हारे हाथ का फूल मीता। एक दिन दोपहर का समय था जब नानी माँ नीचे आईं संजय के कमरे में और बोली, तुम्हारे लायक एक काम है बेटा, डरते डरते आई हूँ। संजय वही अनुवाद वाला काम कर रहा था। कलम जिस अक्षर पर थी उसे उसी तरह वहाँ छोड़कर उठ बैठा। नानी माँ, मुझसे कोई भी काम कह दिया कीजिए, किसी समय भी। बीच में डरने वाली बात मत कहा कीजिए। नहीं बेटा, तुझसे नहीं, मीता से डरती हूँ। वो पढ़ते पढ़ते अभी सोई है तो मैं चोरी से आ गई हूँ। कहिए। मुझे टेलीफोन करना नहीं आता, ये देखो, इस कागज़ पर नंबर लिखा हुआ है। संजय ने नानी माँ के हाथ से कागज़ लिया। देखा, मिस्टर पुरी का लेटर फॉर्म था जिस पर घर का और कारखाने का दोनों नंबर लिखे हुए थे। तुम मेरे साथ चलो तो, बाज़ार में कई दुकानों पर टेलीफोन लगे हुए हैं, बस तुम नंबर मिला देना, बात मैं खुद कर लूँगी। संजय को फिक्र सा हुआ कि मीता शायद पहले से ज़्यादा बीमार है। पूछा, वहाँ से किसे बुलाना है? नहीं बेटा, जो आप आकर खैर खबर भी नहीं पूछते उन्हें बुलाकर क्या करना है? तुमने कभी देखा है किसी ने बात पूछने को झूठ मूठ भी इधर का रास्ता नहीं पकड़ा? नहीं तो आदमी लोकाचार के लिए ही। संजय को लगा उसने नानी माँ की किसी बहुत दुखती रग को छू लिया है। वो न जाने क्या कहना चाहती हैं जो मीता से भी छुपा कर कहना चाहती हैं। है तो मर के मिट्टी होने वाली बात, पर क्या करूं? नानी माँ ने कहा तो संजय ने उन्हें बैठने के लिए कहकर कहा, फिर मुझे बता दीजिए, जो कहना है मैं जाकर कह आता हूँ, आप यहीं बैठिए। नहीं बेटा, तुम अपने मुंह से क्या कहोगे? वो 10 तरह के सवाल पूछेंगे, भाई आप कौन हैं? संजय को इस बात का ख्याल नहीं आया था। लगा नानी माँ ठीक कह रही हैं। तुम्हारे पास साइकिल है ना? मुझे पीछे बिठा लोगे? पैदल जाने में बहुत वक्त लग जाएगा, और अगर हमारे पीछे वो जाग गई। नानी माँ को जो मीता तक की चोरी से कहना है, संजय को उसका अनुमान सा हुआ। कहा, जो मीता नहीं चाहती नानी माँ, वो बात जाकर नहीं कहनी चाहिए। लेकिन क्या करूँ बेटा, अगर मेरे अपने पल्ले कुछ होता। नानी माँ ने सिर पर लिए हुए दुपट्टे को कांपते हुए हाथों से किनारी की तरफ से फैलाया। कहा, इस पल्ले में मुई किस्मत ने छेद कर दिए हैं, नहीं तो आज लड़की को जैसे उसने धक्का दिया है मैं अपने घर न ले जाती। संजय ने नानी माँ को बाहों में भरकर दीवान पर जैसे ज़बरदस्ती बिठा दिया। कहा, जाकर पैसों की बात करनी है? हाँ बेटा, मुँह जलता है ऐसी बात करते, लेकिन उधर से डॉक्टर कहता है रोज़ इतने इतने फलों का रस दो, कहाँ से लाऊं? दीवार पर जलाने की छिपटियाँ रखने से सिर पर छत नहीं पड़ जाती। नानी माँ की आवाज़ टूट गई। वो जैसे संजय के आगे नहीं, किस्मत के आगे बिलख रही हो। आग लग जाए उसके लाखों को, मेरी लड़की के लिए कुछ नहीं रहा उसके पास। कहता था हर पहली तारीख को मैं खुद ही वहाँ भेज दिया करूँगा। आज 15 दिन ऊपर हो गए हैं।
संजय जिस दिन अनुवाद वाला काम लेने गया था उसे अपने भीतर कुछ लगा था, वो जो उसने अपने होठों से अपने कानों को भी नहीं कहना चाहा था, लेकिन इस समय लगा था उसके कान वही बात नानी माँ के मुंह से सुन रहे हैं। चलो बेटा उठो, लेकिन आकर लड़की को कुछ मत बताना, वो मुझ पर गुस्से होगी। हाथों में सोने की एक एक चूड़ी है, कहती है यही बेच दो। नानी माँ दीवान से उठ गई तो संजय ने उनके कंधे पर हाथ रखकर उसे दरवाजे की ओर जाने से रोका। कहा, चलिए फिर माँ बेटे एक इकरार करें। नानी माँ उसके मुंह की ओर देखने लगी। संजय ने कहा, अभी आपने कहा था कि मैं आपकी बात मीता को ना बताऊं, कहा था ना? नानी माँ ने हाँ में सिर हिलाया। संजय ने कहा, ना मैं आपकी बात मीता को बताऊंगा, ना ही आप मेरी बात मीता को बताएं। और संजय ने अलमारी में से 300 रुपये निकाल कर नानी माँ के आगे रखते हुए कहा, यह हमारा माँ बेटे का इकरार हुआ। लेकिन बेटा, नानी माँ की आवाज़ गले के नीचे उतर गई, शायद गले में नहीं, उसकी अपनी छाती में। वो छाती में से उठती हुई हुक की तरह कहने लगी, देखो मेरी किस्मत, मेरी इकलौती बेटी थी, वो भी अपने आदमी के हाथों रिस रिस कर मर गई। मैंने इस लड़की को गले से लगा लिया, मूल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, और देखो आज वो भी। संजय को कभी कभी लगा करता था कि कोई बेटा माँ की जवानी को सुखी नहीं कर सकता। उसके हिस्से में सिर्फ माँ का बुढ़ापा आता है, जिसे वो चाहे तो जी भर सुखी कर सकता है। और उसकी छाती में एक हसरत उठा करती थी कि वो उस समय उसकी ज़िंदगी में क्यों नहीं आया। आज सामने नानी माँ की ओर देखा तो उसकी उस हसरत को जैसे सांस आ गया हो। बोला, नहीं नानी माँ, रोइए नहीं। शाम का समय था जब संजय ने अनुवाद से थककर सारे कागज परे रख दिए और अकेले बैठकर विस्की पीने लगा। कानों में मीता की आवाज़ सुनाई दी। विस्की सचमुच एक करामात होती है, पर आवाज़ विस्की की करामात नहीं थी। मीता सचमुच दहलीज के अंदर आकर बिल्कुल पास में खड़ी हुई थी। डॉक्टर के पास गई थी, मीता ने कहा। संजय ने दीवार से उठकर मीता से बैठने के लिए कहा, पर वो बैठी नहीं। विस्की के गिलास की ओर देखने लगी। डॉक्टर ने क्या कहा है? यही कि विस्की मत पीना। संजय हंस पड़ा। अच्छा है, डॉक्टर ने आज तुम्हारी जगह मुझे मरीज बना दिया। मीता का चेहरा न जाने किन चिंताओं से घिर गया। बोली, सच कह रही हूँ, मैं जन्म से ही विस्की से परिचित हूँ। अच्छा, विस्की की घुट्टी ली थी? संजय हंसने लगा। विस्की की नहीं, पर इसके अंजाम की घुट्टी ली थी। मीता दीवान पर बैठ गई, कहने लगी, यही विस्की थी जिसके लिए मेरे पिता ने मेरी माँ की ज़िंदगी गिरवी रख दी थी। संजय ने मीता से आज तक कभी कुछ पूछा नहीं था। अब मीता खुद कुछ बता रही थी तो संजय ने अनायास पूछ लिया, सच मीता, तुम जो हो, जो थीं, वो ऐसी कैसे हो गई? मेरा मतलब है तुम समझ गई, यही ना, कि पैसों के लिए कैसे बिक गई? मैं ये शब्द नहीं कह सकता, लेकिन ये सच है। अगर सच है तो क्यों, क्यों भला? बता तो रही हूँ। मेरे पिता ने मेरी माँ की ज़िंदगी ऐसी चिंताओं के पास गिरवी रख दी थी कि वो फिर कभी छुड़ा ना सका। माँ सचमुच फिक्रों के पास गिरवी रख दी गई थी। संजय को कुछ कहना बहुत कठिन लगा। वो केवल मीता की ओर देखता रहा। मीता ने ही आगे कहा, सो माँ के बाद मेरी पारी थी, लेकिन ब्याह तो चीज़ को गिरवी भी नहीं रखता जो कभी छुड़ाया भी जा सके। सो उसने मुझे बेच दिया। ये सब कुछ विस्की का नतीजा है संजय, इसीलिए कह रही हूँ। संजय के हाथ का गिलास अभी हाथ में ही था। उसने मेज पर परे रख दिया। इकरार कीजिए, नहीं पिएंगे, एक शर्त पर। क्या? कि एक बार यही बात मुझसे रोज़ कह दिया करोगी, हमेशा। अगर हर रोज़ ना कहूँ? जिस दिन नहीं कहोगी उस दिन पीऊँगा। मीता ने संजय की कही हुई शर्त के मर्म को समझा। आंखें नीची कर लीं, जैसे ज़िंदगी को उल्हाना दे रही हो कि इस मासूम सी बात को कहने के लिए भी तू मुझे मोहलत क्यों नहीं दे रही है? देखो, मीता ने संजय की ओर देखा, लेकिन हारी हुई सी आंखों से। तुमने कहा था कि जो कुछ ब्याह जैसी चीज़ के आगे गिरवी पड़ जाता है, ये छुड़ाया नहीं जा सकता। मैं इकरार करता हूँ, वो छुड़ा दूंगा, किसी भी कीमत पर। और संजय ने झुककर दीवान पर बैठी हुई मीता के होंठ चूम लिए। यह अचानक हो गया था, इसलिए मीता ने घबराकर संजय की ओर देखा। कहा, फिर कभी ऐसा मत कीजिएगा। संजय को लगा मीता के शब्दों से मन को कहीं चोट लग गई है, उस जगह पर जहाँ नहीं लगनी चाहिए थी। मैं भूल गया था। संजय के मुंह से आधा सा ये वाक्य निकला और वो चुप रह गया। बीमारी कोई भूलने की चीज़ होती है?
मीता ने कहा तो संजय ने एक अजीब तसल्ली के साथ उसकी ओर देखा। आपने गलत समझा, मेरी वफा किसी कानून से नहीं है, दिल से है। जिंदगी से थी लेकिन उसने तोड़ दी। मीता, संजय की आवाज़ जिंदगी के कण कण में उतर गई। तुमने क्यों समझ लिया कि तुम जी नहीं सकती हो? तुम्हें जीना पड़ेगा। हमेशा चाहती थी कि कोई ये कहे, मैं कह रहा हूँ, पर अब बहुत देर हो चुकी है। नहीं नहीं नहीं, अब और कुछ नहीं, एक ही चीज़ मांगने का समय है। क्या? कह दूँ? जी चाहता है। बोलो मीता, मेरी जान मांग लो। अगर अपनी जान अपने पास बची होती तो ज़रूर यही मांगती। ये मांग सकती तो मुझे दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए था। मीता, लेकिन अभी भी एक चीज़ मांगने का समय बाकी है। मेरा जी चाहता है मेरा कफन और किसी के हाथ का ना हो, सिर्फ तुम्हारे हाथ का संजय। आज पहली बार मीता के मुंह से संजय के लिए तुम निकला, शायद मुंह से नहीं, रूह से, जैसे एक रूह को पास बिठाकर दूसरी रूह ने बात की हो। संजय को पहली बार एक दरिया का दूसरे दरिया से मिलने जैसा एहसास हुआ। बीते दिनों की अपनी प्यास याद आ गई और वो तड़प, जब एक दिन उसने काफका को संबोधित करके कहा था, यार काफका, तुम जानते हो कि एक दरिया को जो प्यास लगती है वो दूसरे दरिया की होती है। राहगीरों के मिलने से क्या होता है जब तक दरिया से दरिया न मिले। और संजय ने आज काफका की जगह ये बात मीता को सुनाई। मीता बहुत देर तक चुप रही, फिर कहने लगी, लेकिन संजय, एक रेगिस्तान है जो मेरे चारों ओर फैला हुआ है और मैं उससे छिपकर एक कमरे में पड़ी हुई हूँ। न जाने किस दिन सवेरे शाम किसी भी समय वो मेरे कमरे में आ जाएगा। शाम के 5 बजे का समय था जब संजय ने अनुवाद वाले काम की अंतिम पंक्ति लिखी। उठकर एक नज़र लिखे हुए कागज़ों के ढेर की ओर देखा और लगा, आज रात उसका कमरा इन कागज़ों के शब्द आडंबर से मुक्त होकर सोना चाहता है। संजय के हाथ के सिगरेट के धुएं से अचानक एक और धुआं भी निकला। खुदाया, कभी हमारी धरती भी उन भाषणों के शब्द आडंबर से मुक्त होकर सोएगी। उसी शाम को संजय ने सारी मेहनत जाकर प्रेस के मालिक को सौंप दी। पारिश्रमिक लिया, रसीद दी और जब उठने लगा, प्रेस के मालिक ने उठने के लिए कहा। और काम मिल सकता है? बहुत बड़ा अगर करें तो। करूँगा, लेकिन अनुवाद का नहीं है। वो भी मिल सकता है, लेकिन उससे बड़ा काम है, हज़ारों का। हज़ारों के नाम पर संजय के मन में संदेह उत्पन्न हुआ। लगा, जिस दिन मेहनत का मूल्य पेट भर रोटी देगा वो समय अभी नहीं आया है। ये ज़रूर कोई और समय है, लेकिन कहा कुछ नहीं। एक काम दिलवा सकता हूँ, पैसे भी आपकी मर्ज़ी के, जितने चाहें। प्रेस के मालिक का स्वर कुछ इतना मेहरबान लगा कि संजय के माथे की नस इस मेहरबानी से खिंच सी गई। एक किताब लिख दीजिए, वो कह रहा था कि संजय को लगा कि आज फिर उसका नाम किसी जाली नाम की कब्र में डाला जाने वाला है। इसलिए उसके होंठों के पास एक हंसता हुआ सा बल पड़ गया। मुंह से निकला, वो छपेगी किसी और के नाम से? नहीं नहीं, आपके नाम से छपेगी, संजय कुमार के नाम से। मैंने नया उपन्यास लिख दिया है। वो? नहीं नहीं, उपन्यास नहीं। फिर? एक धार्मिक संप्रदाय है, लेकिन उसके पास पैसा बहुत है। उस संप्रदाय के गुरु के पास लाखों रुपए हैं। वो चाहता है उस पर किताब लिखी जाए। संजय हंस पड़ा। क्या लिखूं? उसके चमत्कारों पर? प्रेस का मालिक भी हंसने लगा। चमत्कारों से रहित भी भला कोई गुरु होता है? बस जो वो बताता जाए आप चुपचाप लिखते जाइए। ये चुपचाप वाली बात बहुत बढ़िया है। और क्या? क्या मुर्दे देखने आएंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है? वो मुझे भी नहीं देखना है। आप देखकर करेंगे भी क्या? बस 10,000 रखवाइए और आंखें मूंद कर लिख दीजिए। 10 ही नहीं, चाहे तो 20,000 रखवा लीजिए। संजय को लगा, न कभी इस जैसी रुलाई आई है, न कभी इस जैसी हंसी। कहा, आंखें मूंद कर अक्षर कैसे देखूंगा? प्रेस का मालिक कुछ देर संजय की ओर देखता रहा, फिर कहने लगा, आपको एक बात बताऊं संजय साहब, कई काम आंखें मूंद कर ही होते हैं। ये मशीनें जो चल रही हैं, रात होने से पहले ही रुक जाएं अगर हम बहुत से काम आंखें मीच कर न करें। कई बेकार किताबें छापते हैं अफसरों की, नहीं तो वो खाक राइटर हैं। बस 150 जितनी वो मांगते हैं देकर बाकी कबाड़ी को उठवा देते हैं। कई सीधी हथेली पर पैसे लेते हैं, कई उल्टी पर। हमें क्या, जैसे कहें कर देते हैं।
प्रेस के मालिक ने पहले कभी संजय से अपनी निजी बातें नहीं की थीं। आज कुछ की तो संजय को लगा इंसान कुछ भी करे, वो चाहे कितना ही बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, उससे भी कभी कभी मन का बोझ नहीं उठाया जाता। उसे प्रेस के मालिक के प्रति कुछ सहानुभूति हो गई, उसके रोजगार की मजबूरी के कारण नहीं, बल्कि इसलिए कि वो गलत ठीक की पहचान कहीं बचाकर रख सका है। वो बता रहा था, और जिसकी चलती है वो अपनी किताबें लोगों को ज़बरदस्ती तो नहीं पढ़वा सकते, लेकिन स्कूलों कॉलेजों में लगवाकर बच्चों को पढ़वा देते हैं, ज़बरदस्ती उनके गले से नीचे उतरवा देते हैं। कुछ क्षणों के लिए संजय के मन का दर्द प्रेस के मालिक से साझे का सा हो गया। मुंह से निकला, लेकिन बच्चों का भविष्य? ऐसी तैसी जी बच्चों के भविष्य की उसे किसकी चिंता है? संजय के मन में मीता के शब्द घूम गए। मेरे पिता ने मेरी माँ की जिंदगी चिंताओं के पास गिरवी रख दी थी। मन ही मन इस समय मीता से कहा, देखो मीता, किस किस ने किस किस का क्या क्या गिरवी रखवाया हुआ है। देखो, हमारी दुनिया में लोग आने वाली नस्लों का भविष्य भी गिरवी रख देते हैं। क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं। फिर किताब लिखेंगे? नहीं लिख सकूँगा। सोच लीजिए, अनुवाद का काम है तो कर दूँगा। प्रेस के मालिक ने एक छोटी सी किताब दे दी, साथ ही कहा, ये तो गुजारा करने वाली बात है। संजय हंस दिया, किताब ले ली और बाहर आकर बराबर के मशीन वाले हिस्से में करीम को देखने लगा। करीम बाहर नलके पर हाथ पांव धो रहा था। उसने दूर से ही संजय को आवाज़ दी और पास जाकर उसके हाथ में नई किताब देखकर फिर पुरानी बात को दोहराया। संजय साहब, खुदा से आंखों का बीमा करवा चुके हैं या अभी करवाना है? संजय ने करीम से हाथ मिलाते हुए कहा, मैंने तो करीम मियाँ तुमसे कहा था कि भाई एक दिन बीमा के उस एजेंट को ले आना, मैं बीमा करा लूँगा। तुम लाए ही नहीं। अब कहाँ घर की तरफ चले हैं या? करीम ने दरवाजे के पीछे टंगे हुए कपड़े लेते हुए और शरीर से मशीन के तेल से सने कपड़े उतारते हुए पूछा। सीधे घर। फिर मैं चलता हूँ आपके साथ। मैं तुमसे कहने ही वाला था, आपने मुंह पर बातों की टोटी जो लगा दी है। कुछ दिन हो जाते हैं आपसे बातें किए हुए तो ईमान से नशा टूटने लगता है। करीम ने भी अपनी साइकिल निकाल ली और संजय ने भी। रास्ते में संजय ने करीम से कहा, मियाँ, तुम अगर मोड़ पर ज़रा ठहर जाओ तो मैं कुछ दारू ले आऊँ। मुझे तो जी अस्पताल वालों ने परहेजगार बना दिया है, आप पीना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। करीम ने कहा तो संजय ने साइकिल नहीं रोकी। कहा, वैसे तो मुझे भी किसी ने परहेजगार बना रखा है। चलिए फिर चलकर चाय पीते हैं। रास्ते में करीम ने अपने मन की भड़ास निकाली। संजय साहब, लोग परहेजगारों की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन जी अगर किसी ने घूंट दो घूंट पी ली या नहीं पी तो लोगों को उसी की इतनी फिक्र क्यों हो जाती है? जिन बातों के लिए परहेजगार होना चाहिए उनसे तो कोई होता नहीं। और करीम ने बात सुनाई कि प्रेस के मालिक का सरकार दरबार में अच्छा रसूख है, उसे मशीन के लिए लाइसेंस आसानी से मिल जाता है, उसे चाहे नई मशीन की ज़रूरत ना भी हो वो लाइसेंस लेकर आगे बेच देता है। और वो जैसे उदास होकर बोला, मेहनत का मोल तो सुना था जी, लेकिन अब तो कहावतें भी झूठी पड़ गई हैं। अब तो रसूख का मोल होता है, उंगली हिलाने का। संजय मुस्कुरा दिया तो करीम दुख से कहने लगा, सरकार भी अंधी होती है जी, आंखें खोलकर कभी नहीं देखती कि भाई कागज़ किसे दिए हैं और मशीनें कहाँ पहुँच गई हैं। अगलों ने बस दस्तखतों के लिए उंगली हिलाई और हज़ारों के नोट जेब में भर लिए। करीम मियाँ, ये बात तो अल्लाह हुजूर ने खुद चला दी है, फिर आदमी बेचारा क्या करे? संजय ने कहा और हंसने लगा। करीम बहुत परेशान हुआ तो संजय ने कहा, देखो मियाँ, अल्लाह को भी लाइसेंस मिला था आदमी बनाने का, लेकिन उसने भी लाइसेंस आगे बेच दिया। किसी कारीगर को बेचता तो कोई बात थी, वो आदमी गढ़ गढ़ कर बनाता, लेकिन उसने इसकी भी तमीज़ नहीं की, ना जाने किस अनाड़ी को दे दिया और वो रोज़ ठेके पर आदमी गढ़ने लगा। करीम को जैसे ही हंसी आने लगी तो सामने सड़क पर से उसका ध्यान उखड़ गया। संयोग से संजय की साइकिल ना आगे थी ना पीछे, बिल्कुल बराबर में थी। उसने अपनी साइकिल के ब्रेक पर हाथ रखते हुए करीम की साइकिल के हैंडल को भी हाथ से थाम लिया तो करीम के होश लौटे। सामने से साइकिल छूता हुआ एक बच्चा दौड़ लिया तो करीम ने उसके बच जाने पर चैन की सांस ली। कहा, बच गए जी, नहीं तो आज अल्लाह के माल की कटौती हो जाती। संजय ने कमरे में पहुंचकर चाय बनाई। सवेरे की चाय के गिलास अभी तक धोए नहीं गए थे, सो करीम गिलास धोने लगा। साथ ही बताने लगा, आज तो जी मैंने हाथों को भी 2 बार साबुन से धोया था, बड़ा कुफ्र तौला आज इन हाथों से। मैं नहीं मानता। क्यों जी?
तुम मियाँ इन हाथों से कोई कुफ्र नहीं तौल सकते। लेकिन स्याही तो मली थी। और करीम ने संजय को बताया कि आज एक नई पत्रिका प्रेस में छपने आई थी जिसमें कितने ही पन्ने संजय के खिलाफ गालियों जैसी बातों से भरे हुए हैं। संजय चाय पीते हुए हंसने लगा। फिर तो लगता है मैं सचमुच कोई बड़ा राइटर हूँ। नहीं तो करीम मियाँ, किसी को क्या मुसीबत पड़ी थी कि कागज़ के पैसे भी खर्च करता और छपवाई के भी, और अपने पास के पैसे भी खर्च करके गालियाँ देता। वो कोई है बड़े पैसे वाले जी। लेकिन ये समझ में नहीं आता, भाई पैसा है तो कोई अच्छी अच्छी किताबें छाप लो, कागज़ भी वही लगेगा और छपाई भी वही लगेगी, व्यर्थ में थूक बीजने में लगे हुए हैं। करीम मियाँ, अगर तुम्हारे पास पैसा होता ना तो बस मज़ा आ जाता। अल्लाह कसम, आपने मेरे दिल की बात कह दी। अब्बा मरहूम जिंदा थे जब मैंने उनसे कहा था मैं उर्दू के 4 अक्षर पढ़ ही लेता हूँ, मुझे किस्सों की एक दुकान खुलवा दो। जी चाहता था भाई किस्सों को खूबसूरत ढंग से छापूंगा भी और बेचूंगा भी। वाह वाह, वारिस शाह की हीर थी, पीलू का मिर्ज़ा, बुल्ले शाह की काफ़ियाँ, शाह हुसैन की काफ़ियाँ, सुल्तान बाहू के दोहरे। फिर तो मियाँ एक दिन मैं भी अपना उपन्यास उठाकर तुम्हारे दरवाजे पर ही आता। बस जी मौज ही हो जाती। फिर तो आप भी मिल जाते तो मेरा काम थोड़ी पढ़ाई से भी चल जाता। लेकिन आज मियाँ तुमने वो कैसे पढ़ लिया जो मेरे खिलाफ लिखा था? लगा लतूरी करने वाले कंपोजिटर जो हैं। हाँ सच। मेरा जी चाहता है कि भाई उस अमीरजादी से पूछूं कि तुमने मोटर चलाना तो सीख लिया लेकिन लिखना नहीं सीखा है। कौन? वही जो इस पत्रिका की मालिक है जी। एक बार आई थी प्रेस में, अक्सर तो उसका दुमछुल्ला ही आया करता था, वही मेरा जिसे उसने पत्रिका का एडिटर बनाया हुआ है। ऐसी मेरा वो पत्रिका का एडिटर है? न जाने क्या राख मिट्टी है, लिखना तो उसे आता नहीं। और पत्रिका का मालिक कोई चौधरी वौधरी है। संजय को जोर से हंसी आ गई। इतनी कि करीम मियाँ भी हैरान रह गया। पूछने लगा, जानते हैं उसे? हाँ मियाँ जानता हूँ। फिर उसे आपसे क्या दुश्मनी? दुश्मनी यही कि उसने एडिटरी करने के लिए मुझसे कहा और मैंने इनकार कर दिया था। लेकिन संजय साहब, उसके पास पैसा तो बहुत मालूम होता है, आप मान जाते तो पत्रिका भी अच्छी हो जाती और रोज़गार भी बन जाता। नहीं करीम मियाँ, तुम उस औरत को नहीं जानते। समझ गया जी। फिर संजय ने करीम को आज की प्रेस वाली बात सुनाई, किसी गुरु के चमत्कारों पर एक किताब लिखने वाली। तो 10,000 20,000 की बात सुनकर करीम ने कहा, लेकिन एक बात है जी, अगर एक बार आप कड़वा घूंट भर लें फिर तो चाहे सारी उम्र अपनी मर्जी का आराम से बैठकर लिखते रहें। करीम मियाँ, कड़वा घूंट भरने लगता है तो फिर इसी से आदमी टूट जाता है। टूट तो जाता है जी। सच सच बताओ, तुम्हें साबुत संजय नहीं चाहिए? तुम्हारी तरह और भी कोई है जिसे टूटा हुआ नहीं, साबुत संजय चाहिए। और कौन? करीम आज पहली बार चकित हुआ। उससे मिलोगे? अगर आप मिलाएंगे तो। उठो तब। संजय करीम को ऊपर मीता के कमरे में ले गया। पिछले दिनों मीता ने संजय का छपा हुआ उपन्यास पढ़ लिया था और परसों से वो नया उपन्यास पढ़ रही थी जो अभी छपा नहीं था। सो अचानक संजय को कमरे में आए हुए देखकर उसके मुंह से उपन्यास के पात्र का नाम निकल गया, इकबाल। वो कुछ और कहने वाली थी लेकिन संजय के साथ किसी और को देखकर चुपचाप दीवान से उठकर खड़ी हो गई। ये मेरे दोस्त हैं, करीम कादिर, संजय ने मीता को बताया और करीम से कहा, यह मेरी मुमताज़ है करीम मियाँ। सुबहान अल्लाह। करीम ने बड़े अदब से मीता को सलाम किया और संजय की ओर देखते हुए बोला, इलाही सूरतें खुदा अपने हाथों से बनाता है। मीता ने मुमताज़ शब्द का अर्थ समझने के लिए संजय की ओर देखा, लेकिन संजय ने उसकी ओर नहीं, रसोई की ओर देखते हुए आवाज़ दी, नानी माँ चाय पिला दीजिए बढ़िया सी इलायची वाली। नानी माँ कोई 1 मिनट के बाद रसोई से बाहर आई। करीम ने दीवान से उठकर दुआ सलाम की और वो प्यार से भरकर बोली, अभी आई बेटा। करीम भाई, आपने इनका नया उपन्यास पढ़ा है? मीता सहज मन से फिर दीवान पर बैठ गई। करीम को ज़िंदगी में पहली बार अपने बेइल्म होने पर पछतावा हुआ, लेकिन हंसकर उसने कहा, हमने तो सिर्फ अपने यार को पढ़ा है और कुछ नहीं पढ़ा है। जो करीम ने पढ़ा है मीता, वो किसी और ने नहीं पढ़ा है। अगर तुम करीम के मुंह से बुल्ले शाह सुनो, संजय ने कहा तो मीता के चेहरे पर एक चमक सी आ गई। बोली, फिर नानी माँ को बुलाओ, वो तो दीवानी हो जाएंगी। मेरे नाना जी बहुत अच्छी काफियाँ गाते थे, वो तो मुरीद थे बुल्ले शाह के। सुल्तान बाहू भी गाते थे, जिसकी एक हुक से सारा गांव गूंज उठता था।
क्या बात है जी हजरत बाहू की। करीम का मन उछल पड़ा, मुंह से निकला, फिर तो जी आप सब ही रूह वाले लोग हैं। नानी माँ चाय ले आईं, लेकिन रख कर जाने लगी तो मीता ने उन्हें जाने नहीं दिया। कहा, आज करीम भाई हमारी मुराद पूरी करने आए हैं। ये सुल्तान बाहू का कलाम गाते हैं। तुम्हारे नाना जी गाया करते थे, नानी माँ ने भरे मन से मीता से कहा, लेकिन एक हसरत से करीम की ओर देखा। चाय पीकर करीम ने बोल उठाए, अलफ अल्लाह चंबे दी बूटी मुर्शद मन बिच लाई हूँ, नफ़ी असबाद दा पानी मिलिया हर रंगे हर जाई हूँ, अंदर बूटी मुश्क रचाया जा फुल्लड़ पर आई हूँ, मुर्शद बाहू हरदम जीवे जिस एह बूटी लाए हूँ। अर्थात अल्लाह चंबे की एक बूटी है, मुर्शद ने मन में लगाई है, हर रंग में हर जगह पर हाँ और नहीं का पानी मिला। बूटी जब फूलने पर आई तो मेरा अंतर महक से भर गया। बाहू कहता है मेरा मुर्शद हर समय जिए जिसने ये बूटी लगाई है। नानी माँ की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे और संजय ने आज पहली बार मीता के मुख पर वो वज्द देखा जो अब मीता की उम्र के अपने वर्षों को भी भूल गया था। करीम मियाँ ने मन की लहर में उसके साथ और तुकें भी जोड़ दी। रांझण नू मैं ढूंढन चल्ली मैनू रांझण मिलिया नाही, रब मिलिया मैनू रांझा न मिलिया, रब रांझ वर्गा नाही। अर्थात मैं रांझे को ढूंढने चली, मुझे रांझा नहीं मिला, खुदा मिला, मुझे रांझा नहीं मिला, लेकिन खुदा रांझे जैसा नहीं है। मीता को नानी माँ का अस्तित्व भूल गया, करीम भाई का भी और शायद अपना भी। उसने संजय को देखते हुए मन का न जाने कौन सा आलम आंखों में डाल लिया। संजय को लगा जब ईश्वर भी किसी के अस्तित्व के सामने छोटा हो जाता है, उसने वो क्षण जी लिया है। करीम को समय का होश हुआ और वो मीता को सलाम करते हुए दीवान पर से उठ खड़ा हुआ। आज मालूम नहीं करीम भाई आप मुझे क्या दे चले गए हैं। मीता ने भरी हुई आंखों से करीम की ओर देखा और कहा, ऐसा लगता है जैसे मुझे अपना आप खोज कर दे चले हैं। संजय करीम को लेकर नीचे अपने कमरे में आया तो उसका मन बह निकला। करीम को दीवान पर बिठाकर वो पैरों के बल नीचे फर्श पर बैठते हुए करीम की गोद में सिर रखकर रो पड़ा। सुबक कर बोला, ये जो कुछ मिला है करीम मियाँ अभी खो जाएगा। जो भी मुमताज होती है वो दुनिया की चीज़ नहीं होती। करीम ने सारा दुख जाना, समझा, बोला, खुदावंद देखो अपने आदम के आंसू जो तुमसे भी पोंछे नहीं जाते। संजय कितनी देर तक खिड़की से दिखने वाले आसमान के उस टुकड़े की ओर देखता रहा जहाँ एक क्षण पहले मीता ने उंगली से संकेत किया था। संजय विश्वास करोगे? उसने पूछा था। हाँ करूँगा मीता, संजय ने कहा था। वो नहीं जानता था किस बात पर और क्यों, पर विश्वास न करने से विश्वास कर लेना ही आसान लगा था। उससे मीता का चेहरा भी कुछ सुखी हो गया सा लगा था और उसने कहा था, वहाँ नीले बादल में मैं होंगी। और संजय ने देखा सामने बादल का एक नीला टुकड़ा है और आसमान में एक सफ़ेद पक्षी उस बादल की दिशा में उड़ रहा है। फिर लगा वो उड़ता हुआ पक्षी बादल के बीच में जाकर रुक गया है, एक ही जगह पर, उसी तरह सफ़ेद परों को फैलाए हुए, और बादल के नीले रंग में से पक्षी के परों का सफ़ेद रंग और उघड़ आया है। पक्षी उसी तरह एक ही जगह पर ठहरा हुआ है। फिर ढलते हुए सूरज की लाली से आसमान का वो टुकड़ा भी लाल हो गया और पक्षी के पंख भी। नानी माँ की चीख निकली, लेकिन संजय की गोद में एक खामोशी हमेशा के लिए पड़ गई, जैसे इस समय मीता का सिर गोद में पड़ा हुआ था। और फिर रात की स्याही आसमान की लाली को दोनों हाथों से पोंछने लगी। कुछ आवाज़ें शायद शताब्दियों से हवा में ठहरी हुई थीं। हे बेटा, अगर तुम इस महायुद्ध को देखना चाहो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दे सकता हूँ। हे ब्रह्मदेव वेदव्यास, इस युद्ध में मेरे ही कुल का नाश होगा, इसलिए मैं इसे आंखों से नहीं देखना चाहता। मैं धृतराष्ट्र आंखों से हीन ही रहना चाहता हूँ। मैं केवल युद्ध का समाचार सुन सकूँ, ऐसी कृपा कीजिए। संजय के कान चौंक गए। एक आवाज़ कान में पड़ी, हे संजय, तुम युद्ध की संपूर्ण प्रकट अप्रकट और मन की बात जानने में भी समर्थ होगे। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूँ। तुम ही धृतराष्ट्र को सारे युद्ध का हाल सुनाते रहोगे। कानों में फिर आवाज़ आई, इस बार वेदव्यास की नहीं, धृतराष्ट्र की। हे संजय, पुण्य भूमि कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठे हुए कौरवों और पांडवों ने किस प्रकार युद्ध आरंभ किया? असीम निस्तब्धता छा गई।
घोर अंधेरे का साम्राज्य हो गया, न कोई शब्द न कोई आकृति। समय का ज्ञान भी अलोप हो गया। संजय को कुछ पता नहीं लग रहा था कि वो किस स्थान पर है और किस काल में। अचानक एक रथ के पहियों की आवाज़ कानों में आई, साथ ही एक आवाज़, आओ सारथी, रथ चलाओ। अंधेरे की था नहीं लग सकी, इसलिए संजय ने चकित होकर पूछा, राजन, आप स्वयं रथ चलाकर कैसे आए? उत्तर मिला, ये धृतराष्ट्र का रथ नहीं है, इतिहास का रथ है, 20वीं शताब्दी के इतिहास का। आओ संजय, मेरे कलाकार, रथ चलाओ और मुझे सुनाओ कि मन की पुण्य भूमि पर इस समय क्या घट रहा है। जो कोई भी जिंदगी का सपना कलम में भरता है, उसके मन का हाल सुनाओ। संजय ने रथ की रास थामी और कहा, जो आ गया। आवाज़ आई, सुनाओ, कलम की शक्ति कैसी है? लहूलुहान अक्षरों में डूबी हुई, संजय ने कहा और अपने मन के पन्नों को अक्षर अक्षर खोल दिया। संजय ने चेतन और अचेतन तौर पर जो कुछ जिया, भोगा, सोचा और सुनाया, ये किताब अक्षर अक्षर वही है। और इतिहास सिर झुकाकर सुनता रहा। केवल एक बार उसने सिर ऊपर उठाया, संजय की ओर देखा और कहा, पुराणों और स्मृतियों में अलग अलग महीनों के लिए अलग अलग सूरज की कल्पना है। सो 12 सूरज गिनाए गए हैं, इंद्र, धाता, भग, पूषा, मित्र, वरुण, अरिमा, अंशु, विवस्वत, तुस्ता, सविता और विष्णु। पर इंसान के चिंतन को मैं दिव्य दृष्टि मानता हूँ। सो मेरे सारथी, तुम्हारा यह सारा दर्द और सारा चिंतन तुम्हारे मस्तिष्क की रोशनी है। इस रोशनी को मैं 13वां सूरज कहता हूँ और मानव जाति को वर देता हूँ कि उसका 13वां सूरज सदा उसके आकाश पर चढ़ा रहेगा। अभी आप सुन रहे थे अमृता प्रीतम के उपन्यास 13वां सूरज की ऑडियो बुक का आखिरी भाग 4। पूरा उपन्यास 4 भागों में धारावाहिक सुनाया है, जिसके लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।